ये कहानी मुझे बिहार से एक बहन ने भेजी है। ये उनकी आप बीती कहानी है। उन्होंने आप सभी से रिक्वेस्ट की है, आप सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वह इस समय प्रेग्नेंट है और उनकी नंद भी प्रेग्नेंट है और उन दोनों की डिलीवरी लगभग आसपास में ही है। आप सभी से आशा करती हैं आप सभी लोग उन दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे और आप लोगों के प्रार्थनाओं से उनके घर में नन्हे मुन्ने स्वस्थ मेहमान आ जाए। उनकी आप बीती कहानी का तात्पर्य है कि जैसे को तैसा, उन्होंने अपने नंद के साथ जैसा किया सेम वैसा ही उनके साथ भी हुआ। स्वर्ग और नर्क इसी दुनिया में है। आपको मरकर स्वर्ग और नर्क में जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी को इसी दुनिया में अपने कर्म के हिसाब से स्वर्ग और नर्क भोग कर जाना पड़ेगा। मेरी आप बीती कहानी ये है, मेरे पति ने इतने सारे पैसे जोड़कर नंद के दहेज के लिए रखे हुए थे, जिसे देखकर मेरा दिल बेईमान होने लगा। भला मेरे पति की कमाई नंद पर क्यों लुटाई जा रही थी, इसलिए मैंने चालाकी से पति को अपने जेवर भी दे दिए कि नंद को दे दो, ताकि उसे मुझ पर शक न हो, और फिर वह सारे पैसे और जेवर चुराकर अपनी माँ के पास रखवा दिए और इल्जाम नंद पर डाल दिया कि उसका चक्कर किसी और लड़के के साथ चल रहा था और उसने सब कुछ उस लड़के को दे दिया ताकि भाग सके। ये सुनकर पति ने नंद को खूब मारा और घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मैं बहुत खुश हुई, मायके गई, पर मेरी टांगें बेजान होने लगी जमीन पर गिरते। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी। में एक आम सी घरेलू औरत थी जो अपनी दुनिया अपने पति घर तक सीमित रहती थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी। मैंने अपने पति के साथ अपने घर मनचाही जिंदगी बिता रही थी। शादी को अभी कुछ ही साल हुए थे और मैंने हमेशा चाहा था मेरा पति सिर्फ मेरा हो, उसकी मोहब्बत सिर्फ मेरी तक सीमित रहे। मैं अपने पति की मोहब्बत में किसी को शामिल नहीं कर सकती थी। मेरे ख्याल में एक पति पर सबसे ज़्यादा उसकी पत्नी का ही हक होता है। मैं अपने पति के मामले में बहुत एहसास और जज्बात रखती थी। मेरी एक ही नंद थी जो मेरे पति से कुछ साल छोटी थी। मेरे पति की ज़िंदगी में मेरी नंद की खास जगह थी। इसी वजह से मुझे अपने नंद से बहुत जलन होती थी। मेरा पति मुझसे ज़्यादा मेरी नंद को अहमियत देता, क्योंकि हर मामले में मुझसे ज़्यादा पहले उसकी पूछताछ की जाती। मेरी अहमियत इस घर में पिंकी से कहीं कम थी। ये शिकायत मैं अपने पति से तो नहीं करती, मगर मेरी नंद मेरी नज़रों में हमेशा ही खटकती रहती थी। मेरा पति मेरी नंद से बहुत प्यार करता और बहुत प्यार से पेश आता तो मैं जल भूनकर राख हो जाती। वह सिर्फ 2 ही भाई बहन थे। मेरे ससुराल में मेरा परिवार बहुत छोटा था। मुझे अपने पति का इस तरह उससे प्यार करना बहुत बुरा लगता था। मेरा पति मेरे अलावा अपना प्यार मोहब्बत किसी और पर निछावर करे। मैं अपने पति के मोहब्बत की अकेली हकदार थी और ये मैं खुद को ही ठहराती थी। ऐसा होता भी क्यों ना, आखिर को मैं अपने पति के दिल की और उसके पूरे घर की अकेली मालकिन थी। मेरे पति ने अपनी बहन की शादी के लिए बड़ी मेहनत से पैसे जोड़ कर रखे हुए थे। वे हर महीने की तनख्वाह में से कुछ हिस्सा अलग कर देते और मुझे अक्सर कहते, ये पैसे पिंकी के खुशियों के लिए हैं। मैं चाहता हूँ उसकी विदाई में कोई कमी ना हो। मैं अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी एक ही तो बहन है। अगर मैं उसके लाड प्यार और उसके नखरे नहीं उठाऊंगा तो फिर कौन उठाएगा। मेरी ये दिल की इच्छा है कि मैं अपनी बहन को वह सारी खुशियाँ दूँ जिसकी वह हकदार है। मैं अपने पति की बातों को सुनकर सर हिलाकर मुस्कुरा देती, पर अंदर ही अंदर मेरा दिल जल भूनकर राख हो जाती। मेरे पति की कमाई मेरी नंद पर क्यों लुटाई जा रही थी, जबकि उसकी कमाई की असली हकदार तो मैं ही थी। तो फिर सारी दौलत मेरी नंद पर क्यों लुटाई जा रही थी। मेरा पति दिन रात मेरी नंद के रिश्ते के लिए परेशान रहते। बहुत जल्द मेरी नंद के लिए एक अच्छा रिश्ता आया तो मैंने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया। चलो इस मुसीबत से मेरी जान तो छूटेगी जो आए दिन हमारी मोहब्बत के बीच में रहती है। कम से कम इस बला से मेरी जान तो छूटेगी। जहाँ पर पिंकी की शादी से खुश थी, वहीं मेरे अंदर एक जलन की आग भड़क रही थी, क्योंकि जितना कुछ पिंकी को दिया जा रहा था मुझे इतना कुछ अपने मायके से नहीं मिला था। मैं जलन की आग में सुलग रही थी, क्योंकि जो पिंकी के पास था वो मेरे पास नहीं था। नंद की शादी की तैयारियों में सारा घर बिजी था, लेकिन मेरे दिल में जलन और खुदगर्जी की अलग अलग सोच चल रही थी। मैंने सोचा कि अगर ये सब पैसा और जेवर नंद के बजाय मेरे काम आ जाए तो मेरी ज़िंदगी संवर सकती है। मेरे दिमाग पर शैतान सवार हो चुका था और मैं उस जेवर और पैसों को हासिल करने की तरकीब सोचने लगी। दिन रात मैं यही सोचती रही, किस तरह मैं ये सब कुछ हासिल कर लूँ। मैं कोई ऐसा तरीका निकालना चाहती थी जिससे किसी को मुझ पर कोई शक ना हो और सब कुछ मेरे हत्थे चढ़ जाए।
एक दिन मैंने चालाकी से अपने जेवर को भी अपने पति को दे दिए और कहा, ये भी पिंकी के शादी के लिए रख लो। आखिर को मैं भी तो उसकी भाभी हूँ, मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। आपकी तरह मैं भी चाहती हूँ कि पिंकी की शादी में कोई कमी न रहे। हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। आखिर को वह आपकी लाडली बहन है, तो उसकी शादी के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मेरे पति बोले, तुमसे ये जेवर नहीं ले सकता क्योंकि ये तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दी है और इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं बोली, आपकी ज़िंदगी में शामिल होने के बाद जो कुछ मेरा है वह आपका भी है। पति ने मेरे इस जज्बे को सराहा और मुझे गले से लगा लिया। मैंने दिल में एक गहरी चालाकी से मुस्कुरा दिया क्योंकि मुझे अपनी चाल कामयाब होती हुई नजर आ रही थी। क्योंकि मैं जानती थी ये सब कुछ मेरे काबू में आ रहा है। वह सिर्फ एक चाल थी जो मैं वह सब कुछ हासिल करने के लिए चल रही थी। उस दिन के बाद मैंने सबके लिए खाना बनाया तो मैंने उसमें नींद की गोलियां मिलाकर खाने में डाल दिया। घर के सभी लोग गहरी नींद सो गए। मैं इस मौका की तलाश में थी। अपने कमरे में जाने के बाद मैंने देखा मेरे पति के ऊपर दवाइयों का असर गहरा हो चुका है, तो मैंने अलमारी से वे सारे पैसे और जेवर चुरा लिए जो कि मेरी माँ का घर मेरे पास में ही था। मैं जल्दी से वो पैसे और जेवर अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाए अपनी माँ के घर पहुँच गई और अपनी माँ से बोली, माँ ये मेरे कुछ जेवर हैं, आप अपने पास रख लो, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये ले जाऊंगी। मेरी माँ मुझे शक भरी निगाहों से देखते हुए बोली, ये सब तुम अपने घर में ही रखो तो अच्छा होगा। वैसे भी तुम्हारी नंद की शादी का दिन नज़दीक आ रहा है, हो सकता है इन सब की तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए। तो मैंने कहा, माँ इसलिए तो मैं आपके पास ये सब कुछ रखवा रही हूँ। आपको तो पता है शादी वाले घर में तरह तरह के मेहमान आते हैं। ये ना हो ये जेवर और पैसे कहीं गुम हो जाए। आप फिक्र ना करें, मैं शादी के बाद ये सब आपसे ले जाऊंगी। और फिर मैं अपने ससुराल वापस आकर मैंने घर में एक अफवाह फैलाई कि नंद का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और वह उन पैसों को लेकर भागने की तैयारी कर रही है। पति ने पहले तो इस बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि उसे अपनी बहन पर बहुत भरोसा था। वह इस भरोसे को ठेस नहीं पहुंचा सकती थी क्योंकि पिंकी शुरू से ही बहुत सुलझी हुई लड़की थी, तो घर वालों का मेरी बात पर यकीन करना मुश्किल था। मुझे अपना मंसूबा नाकाम होता हुआ नजर आया, तो मैंने चालाकी से कुछ झूठी गवाहियां इकट्ठी की। जिस लड़की के साथ मैंने अपनी नंद का इल्ज़ाम लगाया था, उसके दोस्त को घर बुलाकर मैंने उस लड़के से गवाही दिलवाई। वह लड़का नशा करता था। उसने भी पैसों की लालच में आकर मेरी नंद और उस लड़के के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए और सबूत दिखाए। ये साबित करने के लिए मैं बहुत चिल्लाई। रोते हुए बड़ी बेबाकी से अपनी नंद पर चिल्लाने लगी, पिंकी तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुम्हारा भाई तुमसे इस तरह प्यार करता है, कभी उसने तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। उसके बावजूद भी तुम ये सब करने जा रही थी। अगर तुम्हें कोई पसंद था तो हमें पहले ही बता देती, हम इस रिश्ते के लिए मना कर देते। जब भी मेरी नंद कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती तो मैं उसे कुछ भी बोलने का मौका ना देती। वह हक्का बक्का मेरी तरफ देखती रह जाती क्योंकि उसे अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि अब तो नंद के पास ये घर छोड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैं बड़ी मक्कारी से बोली, मैंने पहले भी तुम्हें कई बार लड़के से मिलते हुए देखा था और तुम्हें समझाने की कोशिश की, मगर तुम तो इस लड़के के पीछे इस तरह पागल हो चुकी थी। तुमने अपने भाई की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम अपने भाई के प्यार का इस तरह से गलत फ़ायदा उठाओगी। मेरी नंद बोली, भाभी भगवान का डर करो। आपने जो भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं ये सब के सब इल्ज़ाम झूठे हैं। मैं भी इस घर से उसे निकालने की ठान चुकी थी। तो मैं बोली, चलो मान लिया कि ये सब इल्ज़ाम झूठे हैं, तो वो पैसे और जेवर कहाँ गए जो तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी के लिए न जाने कब से जमा कर रखे थे? तो मेरी नंद ने बेगुनाह होते हुए भी नज़रें झुका ली। झूठी गवाहियाँ सुनने के बाद पति ने नंद को बहुत डांटा और मारा। गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया। वह रो रही थी, अपने भाई की विनती कर रही थी, भाई मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर भरोसा करो। क्या मैं इस भाई के भरोसे को तोड़ सकती हूँ जिसने मुझे इतना प्यार और इतना मान सम्मान दिया? मैं उन जेवरात और पैसों के बारे में कुछ नहीं जानती, मगर मेरा पति पिंकी की किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने पति के कान भरते हुए कहा, ये सब उसके करतूतों का नतीजा है, हमें उसकी बातों का भरोसा नहीं करना चाहिए। पति ने मुझे दिलासा दिया और नंद को घर से निकाल दिया। मेरी नंद को घर से निकालने के बाद मेरा पति बहुत परेशान था, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी क्योंकि मैं अब उस मकसद में कामयाब हो चुकी थी। उसके साथ ही मैं अपने मायके चली गई थी, लेकिन वहाँ पहुँचते ही मेरा जिस्म अजीब सा महसूस करने लगा। मेरे पाँव सुन्न हो रहे थे और दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। मैं अपने कमरे में गई और ज़मीन पर गिर पड़ी। उस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी थी। मेरे मायके जाने के बाद जैसे ही
मैं अपने कमरे में पहुंची। मेरी सांसें उखड़ उखड़ कर आने लगी, टांगें जवाब दे रही थी और दिल में एक अनजाना डर पैदा हो रहा था। वह चोरी, वह झूठ जो मैंने नंद पर थोप दिया था, अब मुझे अपनी जकड़ में ले रहा था। अचानक मेरी माँ कमरे में आई और मेरे पीले पड़ते चेहरे को देखकर परेशान हो गई और बोली, बेटी क्या हुआ? अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी। मेरा जिस्म ठंडा पड़ चुका था। डर के मारे मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मेरी ऐसी हालत देखकर माँ ने पूछा, बेटी क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैंने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकन है। लेकिन मेरी आंखों की बेबसी सच उगलने को बेताब थी। मेरी आंखें देखकर कोई भी पहचान सकता था मैं कोई बहुत बड़ा सच छुपा रही हूँ। मेरे अंदर की बेचैनी मुझे कहीं भी सुकून नहीं लेने दे रही थी। अगले दिन पति का फोन आया। उसकी आवाज़ में अजीब सा दर्द, बेबसी थी। एक पल को तो मुझे लगा जैसे मेरा दिल किसी ने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मेरा पति बोला, तुम्हें पता है, माँ के घर के सामने कुछ लोग नंद की बात कर रहे थे। वह कह रहे थे वह लड़की किसी के साथ भाग गई है। मैं ये सब सुन नहीं पाया कि मेरी अपनी बहन ने मुझे धोखा दिया। आखिर किस चीज़ की कमी थी? मैंने अपनी औकात से बढ़कर अपनी बहन के बारे में सोचा और जो उसने हमारे साथ किया। अपने पति की बातें सुनते ही मैं चुप रहने की कोशिश की, लेकिन दिल में डर बढ़ रहा था, कहीं न चाहते हुए भी मेरे मुंह से सच न निकल जाए। कुछ दिन के बाद मालूम हुआ कि नंद किसी दूसरे गांव में देखी गई थी। पति को शक हुआ, उसने वहां जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसी बीच मेरे दिल की बेसुकूनी मेरे जिस्म पर असर डालने लगी। रातों को नींद नहीं आती थी। मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता था, अगर मेरा झूठ मेरे बारे में मेरे पति को पता चल गया तो न जाने मेरे साथ क्या कुछ कर जाएंगे। यही डर मेरे हवास पर छाया हुआ था। एक बेगुनाह के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर मैंने अच्छा नहीं किया। जब मेरे पति नंद को ढूंढने निकले तो मेरी माँ ने मुझे अकेले में बिठाया। बेटी सच बताओ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, कुछ छुपा रही हो, आखिर बात क्या है? मैं नोट कर रही हूँ कि तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान हो और चुप चुप सी रहती हो, किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम दिल में कोई बहुत बड़ा राज छुपाए बैठी हो। कोई डर है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। अगर तुम चाहो तो मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। आखिर को मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे तो बताओ, आखिर तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हुई है? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैं फिर भी जुबान बंद रखी। मेरे अंदर एक अजीब सा डर पल रहा था, कहीं सच सामने आ गया तो मेरा अंजाम क्या होगा? क्या मेरा सच सबके सामने आने के बाद मुझे माफ़ कर देंगे, या फिर पिंकी की तरह मुझे भी बेसहारा घर से निकाल दिया जाएगा? पति नंद को ले आया, लेकिन वह चुप थी। उसकी चुप्पी मुझे और ज़्यादा डरा रही थी। उसने कुछ भी सफाई देने से मना कर दिया। पति ने गुस्से से कहा, तुमने हमें धोखा दिया, अपनी इज्जत हमारी इज्जत दोनों खराब की। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद ना थी, तुम हमारे साथ ये सब करोगी। लेकिन मेरी नंद ने सिर्फ एक शब्द कहा, भाई जो सच है वक्त आने पर सामने आ जाएगा। ना पहले मेरी गवाही सच साबित हुई थी और ना अब कोई भी मेरी बात पर भरोसा करेगा। इसलिए सब कुछ मैंने वक्त पर छोड़ दिया है। वक्त ही सबसे अच्छा है। वक्त आने पर सभी जान जाएंगे मुझ पर लगाया गया इल्ज़ाम कितना सच है या फिर किसी की सोची समझी साजिश का हिस्सा। ये सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे अभी मेरा झूठ सबके सामने आ जाएगा। नंद की चुप्पी में जैसे कोई राज छुपा हुआ था। वे क्या सब कुछ जान चुकी थी या फिर मेरे झूठ का पर्दा जल्दी ही फांस होने वाला था? मैं चाह कर भी अपने पति को सच्चाई नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो उनके दिल में पिंकी के लिए और इज्जत बढ़ जाती, जो मैं हरगिज नहीं चाहती थी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, मेरे पति को क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? वह अपनी बहन को उठाकर घर ले आया। मुझे अजीब परेशानियों ने घेर लिया था। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मैं ज़मीन पर गिरती चली गई थी और सांस रुक रुक कर चल रही थी। मेरी माँ ने मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरा जिस्म बेजान हो रहा था। मुझे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने कहा मेरी हालत बहुत दबाव और दिमागी परेशानी की वजह से खराब हुई है। कोशिश करें उन्हें दिमागी परेशानी ना हो, वरना उनकी हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है। ये सुनकर माँ और हैरान रह गई, क्योंकि मैंने अपनी परेशानी कभी किसी को बताया ही नहीं था। मेरी इस हालत से मेरे पति नंद के खिलाफ और बुरा दिल कर लिया। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरे पति भी अस्पताल में आए। मेरी हालत देखी तो वह अपनी बहन से बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा ये सब पिंकी की वजह से ही हुई है और मुझसे कहने लगे तुम ऐसी वैसी बातें कुछ भी मत सोचो, अपने दिल से मत लगाओ, मैं खुद संभाल लूँगा सब अपने घर जो कुछ भी हुआ है। पिंकी मेरी इकलौती बहन है, मैं उसको यूँ घर से नहीं निकाल सकता, इसलिए मुझे उसको घर में लाना पड़ा और जिस लड़के के साथ मिलकर उसने साजिश रची, अब उसी के साथ मैं उसकी शादी कर दूंगा। और अच्छी बात तो ये है वह लड़का भी उसका साथ देना चाहता है।
मैं अपने पति की बातें सुनकर और ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से घबरा रहा था। मैंने तो अपनी नंद के लिए कितना बुरा कुछ सोच लिया था, लेकिन उसके साथ तो इतना बुरा भी नहीं हुआ जितना बुरा मैंने किया था। जिस लड़के के साथ मैंने अपनी नंद का इल्ज़ाम लगाया था, उस लड़के को क्या पड़ी थी मेरी नंद से शादी करने की। आखिर मैं ये सब पता लगा कर रहूँगी, उस लड़के को भी उसके खिलाफ करूँगी। पहले मैं ठीक हो जाऊँ। मेरा पति मेरी तबीयत देखकर बहुत परेशान हो गया। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा, मैं जानता हूँ, तुम अपना ख्याल करो। मैं अपनी बहन पिंकी की शादी करके दोबारा आऊँगा और तुम्हें घर लेकर जाऊँगा। तुम्हें इन सब बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम अपने सेहत पर ध्यान दो। मैं हॉस्पिटल में पूरे 2 महीने भर्ती रही। मेरे पैरों में जैसे पैरालाइज की शिकायत हो गई थी और ये सब मेरे पाप की वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली थी और मुझे नहीं पता था इससे बुरा और कुछ भी मेरे साथ होने वाला है। मैंने तो कभी इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। इसी तरह 2 महीने बाद मेरा पति मुझसे मिलने के लिए आया और कहा, अब तुम अपने घर चलो। मैं पिंकी की शादी कर उसको अपने घर का कर दिया है। मैंने उसको कोई दहेज नहीं दिया। वह लड़का उसको इसी तरह शादी करके ले गया। पिंकी तो अपने हिस्से का दौलत ले ही गई थी। इसी गुस्से में मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया। पिंकी तो अब 3 साल के बाद ही आएगी, क्योंकि वह अपने पति के साथ विदेश दुबई चली गई है। अब सारा मामला शांत है और तुम इतना मत सोचो। तुम्हारा जेवर जो उसने चुराया था वह भी मैं तुम्हारे लिए धीरे धीरे बनवा दूंगा। मेरे पति ने जब ये बात मुझसे कही तो मैं बहुत शर्मिंदा हो गई। मैंने अपने पति के सामने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कहा, कोई बात नहीं, मैंने पिंकी को ही दिया था। अब पिंकी सुखी है तो इससे ज़्यादा और कोई खुशी नहीं हो सकती। मैंने अपने पति को कहा कि मैं अभी 2 महीने बाद आऊँगी, तुम जाओ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी सेवा की ज़रूरत है और मेरे घर में भाभी है, वो मेरी अच्छे से देखभाल कर देंगी। क्योंकि मेरी नंद तो अब विदेश चली गई तो मेरा देखभाल कौन करेगा? तुम नौकरी करोगे या फिर मेरी देखभाल करोगे? तुम घर जाओ, मैं 2 महीने के बाद घर आ जाऊँगी। मैंने अपने पति को तो समझा बुझाकर भेज दिया था, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाती कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया था। जिस इंसान को मैंने जलील करना चाहा वह तो खुशी खुशी अपने पति के साथ विदा हो गई है। मम्मी मुझे जैसे ही घर लेकर आई तो मेरी भाभी का कोई अता पता नहीं था, पर मेरा भाई भी पिछले 2 महीने से मुझसे मिलने नहीं आया था। मेरी मम्मी बता रही थी मेरी भाभी की बहन की शादी थी तो वह वहाँ पर गई हुई थी और उसे गए हुए पूरे 2 महीने बीत गए थे और मुझे भी यहाँ आए हुए पूरे 4 महीने बीत गए थे। मैं थोड़ा आज आराम महसूस कर रही थी। मैंने माँ से कहा कि मैंने आपको जो अपना जेवर और पैसे रखने के लिए दिया था आप मेरे पास ले आओ, मुझे उन पैसों की ज़रूरत है। मेरी माँ गई तो काफ़ी देर लगा दी। मैं माँ को बार बार आवाज़ दे रही थी, माँ क्या हुआ, आप इतनी देर क्यों लगा रही हैं? तब माँ की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं डर गई। मैंने कहा कि माँ आखिर आपको क्या हुआ है? मैं भी कई दिनों से बीमार थी। फिर आराम से माँ के पास गई तो देखा माँ बेहोश हो गई हैं। फिर मैंने एम्बुलेंस को बुलाया और माँ को अस्पताल ले गई। माँ को दिल का दौरा पड़ गया था। जब माँ होश में आई तो माँ ने कहा, बेटी हम तो लुट गए। जो तुमने जेवर और पैसे दिए थे वे उस जगह पर नहीं हैं, न जाने वे कहाँ हैं। अब क्या होगा? तुम्हारे ससुराल वाले तो तुम्हें उल्टी सीधी बातें सुनाएंगे। अब तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। मैं रोने लगी। मैंने कहा, माँ आप पहले ठीक हो जाओ, घर जाकर पता करेंगे आखिर जेवर कहाँ गया। मैंने कहा, माँ आप चाबी कहाँ रखती हैं और क्या भाभी भी आपके तिजोरी की चाबी के बारे में जानती हैं? माँ ने कहा, बेटा मैं कभी अपनी बहू से कोई चीज़ नहीं छुपाती, उसे पता रहती है कि मेरी चाबी कहाँ है। लेकिन बहू ऐसी नहीं है, वह आखिर क्यों तुम्हारे जेवर को ले जाएगी? मैंने कहा, माँ तुम बहुत भोली हो, तुम नहीं समझोगी। मैं ये बात गारंटी से कह सकती हूँ कि मेरे जेवर को भाभी ही लेकर गई है और वह पिछले 2 महीने से घर में नहीं है। उनकी बहन की शादी है और उन्होंने उसी जेवर को बेचकर अपनी बहन को दहेज दिया है। जब भाभी घर आएगी तो खुद ही राज खुल जाएगा। आप चुप रहिए, आप पहले ठीक हो जाओ। मेरी माँ अब ठीक थी। माँ को अस्पताल से घर ले आए थे। मैंने जो किया था मेरे आगे वह सब आ ही रहा था। जो काम मैंने किया था वही मेरी भाभी ने मेरे साथ किया। जब भाभी घर आएगी तो सारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। मैंने भाई को फ़ोन किया, तुम दोनों कब आओगे? भाई ने कहा, मैं तो नहीं आ पाऊँगा, तेरी भाभी जाएगी, क्योंकि मैं यहीं से शहर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी छुट्टियाँ अब ख़त्म हो गई है। मेरी साली आज ससुराल वापस जाएगी तो तुम्हारी भाभी भी वहाँ से घर आ जाएगी। भाई ने पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने कहा, भाई मेरी तबीयत पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तुम तो मुझे देखने भी नहीं आए कि मैं किस हाल में हूँ। भाई ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ शादी में बिजी हो गया था और तुम्हें तो पहले से ही पता है कि तुम्हारे भाभी का कोई भाई नहीं, तो मुझे ही ये सब कुछ संभालना पड़ा
और बताओ माँ की तबीयत कैसी है। तुम माँ के बारे में क्या ही पूछोगे। पहले अपना ससुराल और अपनी ड्यूटी संभालो, माँ तो जैसी है वैसी है। भाई ने तुरंत फ़ोन काट दिया क्योंकि उसके दिल को लग गई थी। अब मैं बहुत परेशान थी। मैंने जो पाप किया था वो मेरे आगे ही आ रहा था। कहते हैं नर्क मरने के बाद मिलता है, लेकिन मैं तो जीते जी नर्क देख रही थी। अब इससे ज़्यादा क्या देखती। मेरे भाई को ना तो मेरी माँ की परवाह थी और ना ही मेरी। भाभी आती तो सारी सच्चाई पता चल जाती। भाभी पूरे 1 हफ्ते बाद आई। जब मैंने भाभी से कहा भाभी आपने मेरे जेवर चुराए हैं, मेरी भाभी थोड़ी सकपका गई। फिर वह रोने लगी, कहने लगी कि तुम मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो। मैंने कहा भाभी बस मैं आपके मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। आप बताओ आपने जेवर निकाला है या नहीं। वह रोने लगी और कहने लगी वे जेवर मैंने तो नहीं निकाला, लेकिन हाँ तुम्हारे भाई ने शायद वे जेवर निकाला है, क्योंकि उन्होंने जहाँ कमेटी भरी थी वहाँ से उनको पैसे नहीं मिले थे और मेरी बहन के शादी के लिए पैसे चाहिए थे। उसके जेवर का भी हमने ही इंतजाम करना था, इसलिए मेरे पति ने वे जेवर और पैसे मुझे ले जाकर दिए थे। लेकिन जब मैंने उसमें तुम्हारे जेवर देखे तो मैं पहचान गई ये सारे जेवर तो तुम्हारे हैं। मैंने तुम्हारे जेवर तो अपनी बहन को नहीं दिए, लेकिन जो जेवर उसमें एक्स्ट्रा थे वो जेवर मैंने अपनी बहन को दे दिए हैं और पैसे भी मेरी बहन की शादी में लग गए हैं। तुम्हारे भाई को 6 महीने के बाद सारे पैसे मिल जाएंगे तो तुम्हारे वे जेवर भी लौटा देंगे। मुझे नहीं मालूम था वे तुम्हारे पैसे और तुम्हारे जेवर हैं। मेरे कर्मों की सजा तो मुझे मिल चुकी थी। चोर के घर में चोरी हो गई थी और वह भी उसके अपने भाई ने की थी, और वह भी अपने साली के लिए। समस्या तो वहीं पर थी, जैसे का तैसा। मैंने अपनी नंद के जेवर चुराए थे, पैसे चुराए थे, तो मेरे भाई ने भी वे सारे जेवर चुराकर अपने साली के शादी में लगा दिया था। अपनी भाभी को तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने जो भी कुछ बताया बिल्कुल सच बताया। वह चोर तो नहीं थी मेरी तरह। मेरी कर्मों की सजा मुझे तो मिल रही थी, लेकिन मैंने जिसको इतना बदनाम किया था मुझे तो उससे माफ़ी मांगनी थी। मैं कैसे उसके सामने अपने जुर्म को स्वीकार करूं। और मेरी नंद भी तो 3 साल के बाद आने वाली थी। मैंने अपने पति को फ़ोन किया और कहा मुझे पिंकी का नंबर दे दो, मुझे पिंकी से बात करनी है। मेरे पति ने कहा सुषमा तुम क्यों इतनी परेशान रहती हो, जो बीत गई सो बीत गई, अब इन बातों में क्या रखा है। तुम जल्दी से मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं अपने पति के बातों से बहुत शर्मिंदा हो रही थी। मैं क्या बताती, उसमें सारी गलती तो मेरी है। मैंने अपने पति से कहा ऐसी बात नहीं है आकाश, मुझे अपनी नंद से बात करनी है और मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं उससे बात करूं। तब आकाश ने मुझे पिंकी का नंबर दिया और मैंने पिंकी के पास फ़ोन मिलाया। मैं हेलो कहते ही रो पड़ी थी। मैंने कहा पिंकी तुम कैसी हो। वह भी मेरी आवाज़ सुनकर खुश हो गई। पिंकी ने कहा भाभी तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम ठीक हो। मैंने कहा हाँ पिंकी मैं ठीक हूँ, पहले तुम बताओ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। पिंकी ने कहा कैसी गद्दारी। मैंने उस लड़के के साथ तुम्हारा झूठा इल्ज़ाम लगाया था और तुम उस कारण कई दिन घर से बाहर रही थी। पिंकी ने कहा मुझे वह सब याद है, लेकिन भाभी जाने में तुमने बहुत अच्छा किया। जिस लड़के के साथ तुमने मेरा इल्ज़ाम लगाया था वो मेरे क्लास का ही लड़का था और शायद वो पहली क्लास से ही मुझे पसंद करता था। उसने 2 बार मुझे प्रपोज भी किया था, लेकिन मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था और तुमको यही बात पता चली तो तुमने उस लड़के के साथ मेरा इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन सिर्फ मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, वह लड़का तो मुझे भी पसंद था। और जब तुमने उसके साथ मेरा इल्ज़ाम ही लगा दिया तो मैंने कोर्ट में जाकर शादी कर ली और वह भी खुश और मैं भी खुश। फिर भाई ने हम दोनों को बुलवा कर दोबारा शादी करवा दी। मेरे पति के माँ बाप भी बहुत समझदार हैं और खुश हैं और उन्होंने ही मुझे उनके साथ दुबई भेज दिया है और हम दोनों ही यहाँ जॉब करते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। तुम इतनी परेशान क्यों हो भाभी? आखिर जेवर तो तुमने ही चुराया था, मुझे तो पहले से ही शक था, लेकिन ये बात मैं साबित नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा भाई तुम्हें बहुत चाहता है। पिंकी की बातों को सुनकर रो पड़ी। मैंने कहा पिंकी मुझे माफ़ कर दो, तुम चाहो तो मैं सबके सामने अपने जुर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। पिंकी भी रोने लगी। पिंकी ने कहा नहीं, मेरा भाई तुम्हें बहुत चाहता है और अब मेरे भाई को ये सच्चाई पता चलेगी तो तुम उसकी नज़रों में गिर जाओगी और मैं नहीं चाहती कि दोबारा से ऐसा कुछ हो। जो जैसा है वैसा ही रहने दो। मैंने तुम्हें अपने दिल से माफ़ कर दिया है। मैं पिंकी की बात सुनकर बहुत तेज़ से रोने लगी और कहा पिंकी तुम इंसान ही नहीं, तुम भगवान हो। पिंकी ने कहा कि ऐसा मत कहो, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ और तुम सबसे अच्छी इंसान हो जो तुमने अपने अंदर बुराई को ढूंढ लिया और इतनी हिम्मत की उस इंसान से माफ़ी मांगने की। तुम्हें भगवान बहुत पसंद करेगा क्योंकि तुमने समय रहते ही अपने मुंह से उससे माफ़ी मांगी जिसका तुमने दिल दुखाया था। बस इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती।
और मैंने तुम्हें पूरे दिल के साथ माफ़ कर दिया है। जो भी हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मेरे जैसे हज़ारों लड़कियां होंगी जो ऐसे घरेलू हिंसा से बुरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं, सड़क पर आ जाती हैं। तो मेरी ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि मैंने समय रहते उस इंसान से माफ़ी मांगी जिसके लिए मैंने बुरा किया था। उसने भी मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। जिनको मिलता भी है तो ये सब नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी इज्जत और अहंकार उनके सामने आ जाती है और वह इसी दुनिया में नर्क बनकर रह जाते हैं। इस बात को चाहे वह एहसास करें या ना करें, लेकिन उनका ज़मीर उन्हें हमेशा इस बात के लिए झकझोरता है। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी नंद पिंकी भी प्रेग्नेंट है और मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में नन्हे मुन्ने मेहमान आए और हमारा जीवन फिर से खुशियों से भर जाए। मेरी वीडियो जहाँ से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।